और वह समंदर आंसुओं का था, क्योंकि वो नज़म माँ पे है और मेरी भी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको भी वालदा का दुख है और हम भी बचपन में थे जब हमारी वालदा इस दुनिया से चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मैं किसी बहुत बड़े ड्रामा सीरियल या बहुत बड़े सियासी लीडर के घर नहीं हूँ, बल्कि मैं मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक की ऐसी शख्सियत के घर जिन्होंने सारी ज़िंदगी आजिज़ी में अपने आप को सर्व किया और लोगों की खिदमत की, और इस खिदमत के सिलसिले में लंकास्टर स्कूल जैसा एक बेहतरीन निज़ाम दिया। और उस वक्त ये निज़ाम दिया जब लोगों को स्कूल के बारे में इतना शौर भी नहीं था। हमें मालूम हुआ कि सैयद नजमुल हसन रिजवी, जो कि प्रोफेसर भी हैं, इन्होंने एक किताब पब्लिश की है। तो हम इनसे सवालात करेंगे और जानते हैं इस किताब के पीछे इनकी काविश का। लेकिन उससे पहले मेरे चचाजाद भाई हैं सैयद अली रज़ा रिजवी साहब, उन्होंने सैयद नजमुल हसन रिजवी साहब का एक इंटरव्यू किया था। तो मैं अपनी कचहरी से अपने मामला केसेस वगैरह मुकम्मल करके जब घर पहुंचा, लंच कर रहा था, तो उस नज़म को मैंने प्ले किया। तो मैं जब नज़म सुन रहा था तो मेरी आंखों में समंदर था, और वह समंदर आंसुओं का था, क्योंकि वो नज़म माँ पे है। और सैयद नजमुल हसन रिजवी साहब मेरे बड़े भाई, इनकी भी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है और मेरी भी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए मैंने जब ये नज़म सुनी तो मैं सोचता था काश मेरी वालदा ज़िंदा होते तो मैं उनकी अपने जितनी मेरे दिल के अंदर उनके लिए मोहब्बत थी उनके कदमों में रखता। लेकिन ऐसा अब मुमकिन नहीं है। सिर्फ़ एक ही तरीका है, जब हम मरेंगे तो अपनी वालदा से मिलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। तो सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वो नज़म सुनाएं, ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो भी इस नज़म को सुने। उसके बाद हम किताब के मुताल्लिक फिर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम नजम सलाम। भाई, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक। नजम भाई, मेरे व्यूवर्स को आपने वो माँ की नज़म सुनानी है। बहुत शुक्रिया शम्स भाई। आप जानते हैं जैसे कि आपको भी वालदा का दुख है और हम भी बचपन में थे जब हमारी वालदा इस दुनिया से चली गई। तो बस क्या कहें, तुकबंदी सी शायरी तो नहीं, नसरी नज़म एक मैंने लिखी काफ़ी देर पहले। माँ की याद आई मुझे तो मैंने ऐसे कलम उठाया और नसरी कह लें नज़म उसे। आज फिर एक मुद्दत के बाद फिर शिद्दत से तेरी याद आई, तेरे दर की तरफ चला, दरो दीवार से लग के बड़ी देर दस्तक देता रहा, फ़ज़ा में घूरता रहा और सन्नाटा गूंजता रहा। जब भी परेशान होता हूँ फिर तेरे हजूर आता हूँ, तुझे सदाएं देता हूँ पर तू दर नहीं खोलती, मुझे अपनी तरफ नहीं बुलाती। तो जब कोई गमसार नहीं मिलता तो भीड़ में गुम किसी बच्चे की तरह बिलखता हूँ। मुझे याद है तेरा एक बेटा पहले भी आया था, अपनी दुल्हन को साथ लिए कहता रहा था, माँ उठ इसे प्यार दे, इसे ज़िंदगी की दुआएं दे। उसको तो शायद मालूम नहीं था तेरा घर तो पक्का है, जिसकी कोई छत है ना दरीचा नीम। वाह तू अपने बाजू कैसे फैलाए, तेरे बाजू तो हमने कस कर कफन की रस्सी में बांध दिए थे। वो तो रोता रहा था, वो तो लौट आया था। कतबा मेरी नज़रों से ओझल हो रहा है, हर तरफ जलथल हो रही है। मैं जा रहा हूँ, कहीं तुझे मुझे रोकना पड़े। अगर तू कनीज़े मरियम है तो मैं भी ग़ुलाम इब्न हैदर हूँ, कहीं तुझे मुझे रोकना पड़े, आवाज़ देनी पड़े। प्यारी माँ मैं जा रहा हूँ, प्यारी माँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन लौट कर फिर आऊँगा। शुक्रिया शम्स भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त नज़म थी माँ पे, और ये इनके दिल की कहानी है जिनको इन्होंने लफ्ज़ में परोया है। अब हम आते हैं इनकी किताब की तरफ।
कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपनी किताब की इशाअत की है, इसे पब्लिश किया है। तो इस किताब में मेहनत कितनी लगी, इनका साथ किस किस ने दिया, और ये किताब लिखने का क्यों सोचा गया, अब इनसे ये सवाल करते हैं। नजम भाई, ये किताब कितने साल पहले आपने सोची थी ये लिखने को? असल में जो तख्लीक का है ना प्रोसेस, इसे कहते हैं कि जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है। मुझे याद है, आपका भी दुख मेरा साझा ही है, मेरी वालदा भी फौत होगी। तो ये काफ़ी साल पहले ना, मैं एक रात को नींद नहीं आ रही थी, माँ बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। मैं उठता था, फिर लेट जाता था, और मैं आंखें बंद करके लेट जाता था। तो फिर मैं लेटा रहा काफ़ी देर ऐसे झूठ मूठ आंखें बंद करके। तो फिर मुझसे ना रहा गया, मैंने कागज़ उठाया, 2:30-3 बजे होंगे। भाई जहाज़ के साथ में होता था, तो मैं कमरे में उठा, कागज़ पकड़ा, तो मैंने यादों का दरख्त एक कहानी छोटी सी ना लिखी। वो पाकिस्तान मैगज़ीन उसमें आई कहानी मेरी, तो वो पहली कहानी मैंने, ये मेरे 92 की बात है। फिर एक मैंने कहानी लिखी जुदाई के नाम से, वो नवाए वक्त में मैगज़ीन में आई। तो बस इस तरह से शुरू मेरा ये हुआ सफ़र। फिर मैंने कहानी पंजाबी में लिखी, नावलेट मैंने जब देखा तो वो पूछा तो उन्होंने कहा ये नावलेट है। डूंगे हनेरे मैंने लिखा। तो इस तरह से लिखना शुरू मैंने किया। फिर मैंने उसको छुपवाना शुरू किया। माह 9 उसमें मेरी कहानी छपी, एक दिया। और मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है, उस दौर में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से चेक भी, पता नहीं 150 रुपीज़ 150 का चेक भी मिला। ये किस सन की बात है? ये तकरीबन ये 94-95 के करीब कहीं। तो कहानी पे गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते थे, तो मुझे पैसे मिले। तो मैं ऐसे कहानियाँ लिख रहा था, उसको शाया कर रहा था, दोस्तों का तावन था तो शाया करता रहा। और तकरीबन मैं ये समझ रहा था यार मैंने कहानियाँ काफ़ी लिखी हैं, माहनामा ब्याज में छपी हैं, एक साहत रसाला पंजाबी का, पंजाबी उर्दू इंग्लिश में मैं लिखता रहा हूँ। मेरी नज़र में कहानियाँ किसी भी ज़ुबान में लिखे वो मीडियम है। जैसे जो आर्टिस्ट है एक कलर इस्तेमाल करता है, तो कहानी तो बेसिकली कहानी है। मैं लिखता गया और मेरा ख्याल था कि चले मेरे शागिर्द वगैरह दोस्त शाया करवा लेंगे किताब। लेकिन ऐसे ही पिछले दिनों ये ख्याल आया कि नहीं यार, इसको बुक की शक्ल देना चाहिए। हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये वही कहानियाँ आपने उनको इकट्ठा किया की शक्ल में? ठीक है। कोई 2 कहानियाँ मैंने और लिखी, तो तकरीबन 16 कहानियाँ मेरी इस किताब इंसान में हैं। अच्छा, इस किताब का थीम क्या है? इस किताब में ये कहानियाँ 16 कहानियाँ हैं। ठीक है। मैंने नाम इंसान, एक कहानी है इंसान। ठीक है। मैंने उस पे नाम पे एक कहानी है, और भी अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन मैंने इसका नाम ये इंसान रखा। बेसिकली जैसे हम टाइटल देख रहे हैं कि ये आदमियों की कहानी है, इंसानों की, अच्छे बुरे सारे इंसान ही हैं। आप देखें तो कितना खूबसूरत बात बन जाती है। टाइटल बहुत खूबसूरत बुक होम वालों ने बनाया है कि हर एक इंसान है, बिल्कुल अच्छा बुरा नेक बुरा जो भी है वो इंसान तो इंसान है। तो इंसानों की कहानी है बेसिकली। और जो ये एक हमारे गांव में भी कत्ल हुआ था, बेसिक आइडिया मैं उधर से लिया। मैं एक गॉड्स ब्लेसिंग, उसका नाम भी गॉड्स ब्लेसिंग रखा कि ये अल्लाह का मुझ पे करम है कि इतनी अच्छी ये कहानी लिखी गई। मुझे याद है, मैं टाई है ना गिरा, तो मैं टाई की गिरा 6-6 माह नहीं लगाता, भी वही लगी है ना तो वही पहनता रहता हूँ कि मुझे गिरा ही नहीं लगानी आती। तो यार फिर अगला फंक्शन होगा तो किसी शगीर से कहेंगे या दोस्त से, बेटे से, या यार ज़रा देखना। तो जो अपने आप एक गिरा नहीं लगा सकता, तो इतने हरफों की गिरा लगाना, फिर उनको एक फ़िक्रे की गिरा लगा के उसमें परो देना, फिर पूरा पेज और फिर 200 सफ़े की तकरीबन किताब। तो मैंने ना उसका नाम तो पता नहीं क्या रखा, फिर मैंने इंग्लिश में लिखी
मैंने कहा नहीं, गॉड्स ब्लेसिंग, ये मेरे अल्लाह की मुझ पे इनायत है कि इतनी गिरें ज़्यादा लगा के मैंने कहानी लिख दी। कल सा सवाल है, ये आपने माइंड नहीं करना। अब आप ये फेमस होने के लिए किताब लिखी है या हम जैसे यंग लोगों को रहनुमाई देने के लिए किताब लिखी है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि मैंने पहले क्यों नहीं, असल में मेरी तबीयत भी ऐसी ही है, बस सीधा साधा सा बंदा हूँ और वो कहते हैं ना, लेट कर देता हूँ, बहुत देर कर देता हूँ हर काम में। अब असल में चैलेंज ना हो। मैं ऐसे गुजर रहा था बाज़ार में, एक मैंने रसाला देखा उसमें ब्यास वालों का कि जो अच्छी कहानी लिखेगा तो हम उसे इनाम देंगे। तो साल के बाद वो इनाम देते थे, प्रोग्राम होता था, अलहमरा में हुआ, मैं उसमें गया तो तारक अजीज़ साहब को मिला, अमजद साहब को मिला, नसर निगारों को, काशमी साहब को मिला, उस वक्त वो हयात थे। तो मैंने जब देखा कि कहानी इसमें लिखने है तो मेरा एक चैलेंज आ गया, मैंने कहानी उसमें लिखी, मेरी मरियम कहानी इसमें है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे इनाम दे दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने साल के बाद मेरी कहानियाँ 3-4 आईं, उसमें उन्होंने मुझे हकदार करार दिया, इनाम, नकद इनाम और ट्रॉफ़ी भी, उनकी शील्ड वगैरह का उन्होंने मेरा हर महीने कहानी छपती थी तो उसमें एक अच्छी कहानी पे उन्होंने मेरा भी उस साल नाम आ गया। जैसे कि सोशल मीडिया है, हाँ, ये फेमस होना या क्या होना, इसमें इस कहानी में भी इंसान में बहुत बड़ा थीम है कि एक इंसान से कत्ल हो जाता है। हमारे गांव का रज्जू था, बड़ा उजाड़ किस्म का आदमी था, वो उस वक़्त तो उसने कत्ल कर दिया। जब जेल गया, जेल उसके लिए अलग से दुनिया थी। अब वहाँ जाके उसने सीखा, जब जवानी चढ़ के ऐसे सही एज में आया तो उसे पता चला कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी इन कामों के लिए नहीं थी कि चोरी कर ली, डकैती कर ली, ये उससे हार ले लिया, ये कर लिया, नहीं। फिर उसने, जब उसे फांसी होने लगी तो उसके खूबसूरत अल्फाज थे, लोगों ने इंटरव्यू लिया, पूछ रहे थे तूने कत्ल, और उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसने कहा था ये डर के आंसू नहीं हैं, ये नदामत के आंसू हैं। कत्ल तो उन्होंने पूछा कोई नदामत है, उसने पहले ही कहा था हाँ, मरने वाली की रूह से मुझे बहुत नदामत है, शर्मिंदगी है कि मैं उसका जाके फेस कैसे करूँगा, उसकी रूह का सामना कैसे करूँगा। और उसने कहा था एक बात का अफसोस है, शायद वहाँ मौजूद लोगों ने उसे समझा कि ना। उसने कहा कत्ल तो एक हैवान ने किया था और फांसी एक इंसान को दी जा रही है। माशरे में ऐसे किरदार होने चाहिए जिन्हें देख के हम अपने आप को संवार सकें। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ऐसे किरदार हमारा आईना है, हमने देखना है कि हम कितने इंसान हैं, उसमें अपने आप को नाप सकते। इंसान का ये भी बहुत शमस भाई कि जैसे लोग अप्रिशिएट करने वाले, और मैंने देखा है कि सर शकील हैं, मैंने रबश लिखा है, जो भी लिखा है उसने बहुत ही सर पे उठा लिया, सर बहुत अच्छा लिखा है। और ऐसे इंसान चाहिए। और शकलैन भाई हमारे, उसने हमेशा तारीफ़ की। हमारी टीचरें थी चंद, वो अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती थी। आप मेरी मिसेज़ हैं माशाल्लाह, मैंने कहानियाँ उन्हें दी, उनकी बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छा। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स भी रखा है कि जो तनकीद करे? क्योंकि तनकीद जो बीए में हमने पढ़ा है, क्रिटिसिज्म से मुराद ये नहीं कि किसी के ऐप बयान किए जाएं, बल्कि हर पहलू पे गुफ्तगू करना क्रिटिसिज्म है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स मौजूद था जब ये किताब आपने उसके सामने रखी, जब इशात से पहले, पब्लिश से पहले, जब ये किताब आपने उसके सामने रखी, तो उसने कोई क्रिटिसाइज़ किया हो कि इधर ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है। पहले तो सबसे अंदर आपकी क्रिटिक बैठा है, जब कहानी लिखते हैं देखते हैं कि यार ये और फिर मेरे उस्ताद मोहतरम थे भाईजान असगर बुहारी साहब थे, प्रिंसिपल थे इधर हमारे कॉमर्स कॉलेज में। मेरे अजीज़ भी थे, वो मैं कहानी लिख के जाता था, वो उसको देखते थे, फिर ये यार ऐसे कर लो या ऐसे है। वो थे आपके बार के सराब असलम साहब, सीनियर एडवोकेट थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं उनको कहानी दिखाता था। एक रहील भाई हैं, मैंने उन सब लोगों का ना दिबाचे में जिक्र किया है, कहानियों की कहानी में जिन्होंने मुझ पे एहसान किया है, मैंने उनको कहानियाँ दिखाई हैं। अभी मेरी जब कहानियाँ आ रही थी, प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, मेरा शागिर्द है एक लड़का, तो उसने कैसर भाई, कैसर अब्बास, उसने देखा सर इसको ज़रा ऐसे कर लें, तो मैंने देखा कि हाँ इसकी बात ठीक है, तो एक दो कहानियों की थोड़ा सा मैंने उन्हें चेंज किया है, ताकि बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप देखते हैं कि ये बात ठीक है, ऐसा हो सकता है।
जी नाजरीन, आपने सैयद नजमुल हसन रिजवी इनकी गुफ्तगू सुनी। बहुत ही फसीह व बलीग गुफ्तगू इन्होंने की और इससे मुझे ख़ुद इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं ये किताब पढूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दरअसल ये है कि ये किताब हकीकी कहानियों पर मबनी है। ये तख़यलाती कहानियाँ भी शामिल हो सकती हैं, मगर असल जैसे उन्होंने कहा कि एक शख्स को जब फांसी होने लगी तो उसका बयान क्या था, तो ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात थी जो उसने कही और उसके तारीख़ी जुमले थे। आज भी हमारे कानून के पास ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि जो कोई शख्स एक जालिम से एक इंसान बनने की जो उसका प्रोसेस है जब वो कंप्लीट करता है उसके बाद उसे क्या जज़ा मिलेगी। हो सकता है उसकी जज़ा अल्लाह के पास हो। और इसमें मैं आखिर में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान पेश करूँगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि दुनिया में इनकलाब आए वो तहज़ीब नफ्स का आगाज़ ख़ुद से करे, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो ये सैयद नजमुल हसन रिजवी साहब की किताब है इंसान। तो मैं ख़ुद रेकमेंड करूँगा आपको कि ये किताब पढ़ें ताकि आपको पता चले कि एक इंसान को इंसान कैसे बनना चाहिए। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।